करंट के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है टाइम के साथ। ये आपका ऊपर में आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस का जो पार्ट है इसको टाइम से मैं दिखा रहा हूँ, और ऊपर मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं करंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो एसी के केस में ये देखो आप, ये हर समय ये चेंज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। एक समय आता है जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाती है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है पॉजिटिव में, उतना ही मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम ये भी हुआ लेकिन निगेटिव में हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। सेम अगर डायरेक्ट करंट के बारे में बात की जाए तो आप देख रहे हो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है पीरियोडिकली, तो दिस इज कांस्टेंट फ्लो है ना। करंट which flow with constant magnitude in same direction is called DC current. No change, that means no frequency. और जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जैसे आप वोल्टेज के लिए लिखते हो, E इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट के लिए भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, करंट के लिए होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सवाल होता है कि ये चीज आता है कहाँ से है। तो देखिए, ये जो चैप्टर 11th है क्लास में, आपने 11th में जो वेव चैप्टर पढ़ा हुआ है, वेव्स वैसा ही होता है जैसे ये होता है। ये क्या है, ये जो एक वेव की तरह है, वेव और साइनसॉइडल फंक्शन, या तो इसको वेव बोलोगे, वेव सही है, या फिर एक साइनसॉइडल फंक्शन है। साइनसॉइडल फंक्शन करने का मतलब साइन का फंक्शन, साइन का फंक्शन मतलब ये जो ग्राफ है वो साइन थीटा की ग्राफ है, ऐसे ही साइन थीटा का ग्राफ फॉर्म होता है। तो क्या वेव से ये फॉर्मूला ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये वाला, जैसे कि आपने उसमें 11th क्लास में पढ़ा था, याद होगा आपको, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है ना, जहाँ पे सर 11th में वेव्स अच्छे से नहीं किया था। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा समझाऊंगा, हिंट दूंगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं पहले इसको आपको अभी समझा देता हूँ। आप y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कैसे आ रहा है यहाँ पे, वो समझ लोगे आप। इससे आपको वेव का जो है पूरा आइडिया हो जाएगा। वेव का पूरा आइडिया नहीं हमें चाहिए, जो हमें करंट के लिए बेसिक्सली चाहिए वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, ये एक सर्कल की तरह मैंने ड्रॉ कर दिया। बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही आसान भी है, तो ध्यान से सिर्फ देखना है, काम आपका हो जाएगा। इस सर्कल में मैं क्या चाहता हूँ कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब आपको अच्छे से पता है कि ये जिस तरह से क्वाड्रेंट होता है उस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, कोई शक नहीं। इधर से इधर टोटल यहाँ से पूरा मतलब देखा जाए तो ये पूरा 180 डिग्री, ठीक है। और इधर से ये पूरा अगर राउंड मारा जाए इधर से यहाँ तक तो 270 डिग्री, और पूरा एक कंप्लीट राउंड मारा जाए तो 360 डिग्री। तो ऐसे ये बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे इस तरह से, अब इतना कुछ तो ये एंगल आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ा हुआ भी है। तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये 0 डिग्री, या इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ 90, इस जगह पे लिख रहा हूँ 180, इस जगह पे लिख रहा हूँ 270, और इस जगह पे फिर से 360। पाई के टर्म में देखा जाए तो ये पाई बाय 2 होगा,
ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, यहाँ पे 0 तो है ही, और ये फाइनली 4π भी होगा। अगर किसी समय में यहाँ पे पूरे वेव्स को यहाँ पे समझने की कोशिश की जाती है इससे, मान लो किसी भी समय में आपका कैसा हुआ कि कोई वेव, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल की मोशन, मूवमेंट जो है इस तरह से रही होगी, ऐसी। वो एक समय में यहाँ पे 0 से, ये पहले 0 आपको दिख रहा है, 0 से ये चलना शुरू हुआ, ऐसा चला, और यहाँ पे आके ये पार्टिकल रुक गया। तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों में देखनी होती है। तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में कैसे देखेंगे? तो देखिए, मान लो कि एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन क्या है, वो इस तरह से देखोगे आप। इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और इसी से वाई एक्सिस पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक जो पॉइंट्स आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, ये पॉइंट्स आप बोलो कि पार्टिकल किसी समय में पी पॉइंट पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो पोजीशन है इसकी वो एक्स की पोजीशन है। यहाँ से ये जो ओरिजिन से यहाँ तक की जो पोजीशन है ये एक्स की है, उसी तरह से यहाँ पे जो है ये पोजीशन इसकी वाई एक्सिस की है। तो सबकी पोजीशन यहाँ पे आप दिखा दो सिर्फ। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, ये एक्स, इसको एक्स लिख देता हूँ मैं, और इसको लिख दिया मैंने वाई। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, जब वेव चल रहा है तो उस समय में कंडीशन में आपको देखना है। तो यहाँ पे साथ में मैं एक वेव्स का ड्रॉ करता हूँ, वेव्स बड़े अच्छे से फिर समझ, पूरा सर्कल का पूरा वेव्स जहाँ तक आगे आपकी वेव्स जाएगी वो पूरा का पूरा वेव्स इस सर्कल से समझ में आएगा। आप बेहतरीन तरीके से इस सर्कल से आपको वेव्स की पूरी नॉलेज यहाँ पे हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस लिया है, इसी एक्सिस को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो आप, ये ले लिया और ये एक्सिस दिखा। ठीक है, जो 90 डिग्री आपकी ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे देखो इस लाइन को मैं यहाँ से वाइट वाली लाइन को ऐसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इससे आके ये ज्वाइन करता हुआ, और वेव्स जो चल रही है वो वेव्स कैसी चल रही है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो वेव्स आपकी ऐसे ऊपर उठेगी, और नीचे के लिए भी आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ मैं पहले। तो ये लाइन जो है ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ, ये ऐसे। अब यहाँ पे वेव्स का मूवमेंट वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मान लिया कि वेव्स यहाँ पे इस तरह से उठी, ऐसी गई, ये मैक्सिमम पे चली गई 90 पे, फिर दूसरी जगह पे ऐसा, नीचे में 270 ऐसा, और फिर ऐसा, ऐसा। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर किसी इंस्टेंट टाइम पे, जो यहाँ पे आप देख रहे हो पी पॉइंट पे क्या है वेव्स की पोजीशन है, तो पी पॉइंट पे वेव्स की पोजीशन ये रही होगी। उसको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पी पॉइंट पे वेव्स की पोजीशन यहाँ पे रही होगी, यहाँ पे रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से वेव्स को आप समझोगे। अब ये पूरा का पूरा जो ऊपर में एम्पलीट्यूड है, ये अगर बोला जाए तो ये मान लो कि ये I0 है, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम करंट जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम करंट ये I0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अगर बोला जाए, अगर मैं I0 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप ये समझो कि इसकी ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो I0 की रही होगी। ऐसा पूरा घूम जाए अगर यहाँ पे, तो ये I0 की रही होगी। तो इस जगह पे भी पी पॉइंट पे अगर ये डिस्टेंस देखा जाए जो इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या रही होगी, ये भी I0 की रही होगी। तो इसको मैं I0 लिख रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई एक इक्वेशन निकाली जाए। ये ओरिजिन है, यहाँ पे O है, यहाँ पे M इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये N जो y एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
तो ट्रायंगल OPM में इसी ट्रायंगल OPM में अगर आप देखोगे, इसमें मैं बोलूँ साइन थीटा निकाल के देखो अगर आप, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब PM इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये वाला है OP, तो PM बाय OP, OP I0 है, ठीक है, I0 है। और आपने ये तो स्टडी किया ही है कि ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा जो जहाँ की एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स दिस वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा जो आप लिख रहे हो, इसको आप सीधा लिखो साइन ओमेगा टी। थीटा की जगह पे मैंने ओमेगा टी लिख दिया, और ये I0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, I0 दिस वन इज इक्वल टू PM। PM जो है ये y एक्सिस को दिखा रहा है। यहाँ पे देखो आप PM जो ये P से M तक की डिस्टेंस है, ये O से N तक की मतलब y एक्सिस को दिखा रहा है, मतलब ये y को दिखाता है। y मतलब यहाँ पे तो मैं y लिखा हूँ, लेकिन किसी इंस्टेंट टाइम पे करंट की पोजीशन को बता रहा है, मतलब I को बता रहा है। तो इसका मतलब ये वाली बात हो गई कि I इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो ये आपके लगभग I के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए I0 जो है और I दोनों में क्या फर्क है, वो भी बिल्कुल सही पूछा आपने। I0 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, या इसको आप पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हो, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्योंकि आप डायग्राम में देखो ना, ये I0 ये जो हमने देखा है ये 90 डिग्री पे जा रहा है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। उसी तरह से I जो है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे ये जैसे घूम रहा है, तो यहाँ P पॉइंट पे कौन सा इंस्टेंट टाइम है, कोई भी इंस्टेंट टाइम हो सकता है। तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पे करंट की पोजीशन है, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम। ठीक इसी तरह से जैसे इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, उसी तरह से EMF के लिए भी होता है, जिसके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा था आपको कि वो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो E मतलब EMF है, और EMF दिस वन मैक्सिमम EMF वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज EMF जो है वो वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज E0 से रिप्रेजेंट करोगे, E0 साइन ओमेगा टी। दोनों जो है दोनों के दोनों साइन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको भी हम लोग जिस तरह से मैंने अभी ऊपर दिखाया वैसे ही इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं सेम मेथड से। जैसे अभी मैंने लिखा आपके लिए, किसी इंस्टेंट टाइम के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हमने अभी देखा। और आप ये भी जानो कि जो करंट के लिए अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप बोलते हो I इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन, मतलब I इक्वल टू dq बाई dt लिखते हो, dq बाई dt ऐसा लिखते हो, है ना।
कि अगर करंट किसी कांस्टेंट मतलब किसी करंट अगर फ्लो हो रहा है, इस छोटा सा करंट छोटे से टाइम के लिए किसी भी कंडक्टर से अगर फ्लो हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करोगे? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू किसी भी कंडक्टर से। तो इससे आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे कि डी क्यू इक्वल टू कितना होगा? तो देखो डी क्यू इक्वल टू आप यहाँ पे लिखोगे डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। ठीक है, और आई की जगह पे आप आई नॉट लिख लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये डी क्यू हो गया। और चूंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, इसलिए अगर मैं बोलूं कि टोटल चार्ज निकालनी है अगर हमें, है ना, तो टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी के लिए, मैं यहाँ पे उसके बारे में लिख देता हूँ कि टोटल चार्ज that flows circuit through for one complete cycle for one complete cycle। देखो वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम देखो, आपने अगर यहाँ से मूव किया है, ये चीज समझना, ये आपका कितना बन रहा है, ये पाई बाय 2 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई अपॉन में 2, राइट। उसके बाद ये कितना है, यहाँ तक ये वाली बात हो गई, ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए आप मतलब 180 डिग्री मतलब पाई। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे दैट मीन्स ये वाली पोजीशन जो है ये 3 पाई बाय 2 की है, मतलब 270 की है, ये 3 पाई बाय 2, और फिर ये अगर फिर वापस यहाँ पे आ गए दैट मीन्स आपने आ गया 2 पाई पे। तो एक कंप्लीट साइकिल मतलब यहाँ से कंप्लीट साइकिल करने का मतलब क्या हुआ, या आप यहाँ से मूव कर रहे हो, ऐसा मूव कर रहे हो, ये 90 फिर 180 देन 270 और देन फिर 0 मतलब 360। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इसके लिए टाइम यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसको स्टार्टिंग 0 और फ्रॉम t, 0 से t तक की बात हो गई, इसको बोला जाएगा वन कंप्लीट साइकिल। तो ये आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये t/2 है आधे के लिए, ध्यान देंगे टाइम का पोजीशन जो है t/2 है, और यहाँ तक आते आते पूरा टाइम पीरियड t हो जाता है। इसके पहले बीच में आप यहाँ पे t/4 कर सकते हो, इस तरह से टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। आइए यहाँ पे डायग्राम में तो हमने देख लिया। अब वन कंप्लीट साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऊपर का जो dq का मामला है ना, dq को उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके देखेंगे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ये भी देखना होगा आपको। दिस वन इज dq का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास, और इधर भी दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टाइम आप ले लो, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स टी के टर्म में है। टी जो है इंस्टेंटेनियस टाइम को बतलाता है, और कैपिटल टी जो है ये टोटल टाइम पीरियड को बताएगा। इसमें से ओमेगा टी, और ये देखिए साथ ही साथ ये डी टी, चूंकि ऊपर में आप देखो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी तो वो था, और इसके डी क्यू बाई डी टी जो था, ये डी टी भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो इस जगह पे आप लिखोगे
इंटू डी टी। तो अब आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ शुरू होता है। डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हो तो क्यू होगा, इस जगह पे इंटीग्रेशन करोगे आप, आई नॉट बाहर आ जाएगा आपका। आई नॉट जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन आपका सिर्फ साइन ओमेगा टी का होगा, जो कि इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ये इंटीग्रेशन होता है। और अब इसको एक ब्रैकेट में हम लोग डाल रहे हैं। और अभी लिमिट का काम अभी हमने किया नहीं है, क्योंकि लिमिट जो है हमने लिए हुए, इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 0 से t तक के लिए ली जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप आई नॉट अपॉन में ये ओमेगा जो है, ओमेगा को आप बाहर ले लो यहाँ पे, आई नॉट बाय ओमेगा, ठीक है। माइनस को भी बाहर ले लो, ये वाले माइनस को, माइनस भी बाहर कर दिया आपने। अब अंदर में आप देखो, ये ओमेगा जो है इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा की जगह पे आप लिखते हो 2 पाई बाय टी। ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इक्वल टू, आप इसको यूज करेंगे हमें बहुत जगह पे, 2 पाई बाय टी, या फिर ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टी जो होता है वो न्यू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो 2 पाई न्यू। बहुत सारे बुक में इस न्यू को एफ से, स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 पाई इंटू एफ, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब बाकी स्मॉल टी यहाँ पे है ही, ये स्मॉल टी, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। और अभी हमने लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया है, जो लिमिट का इस्तेमाल हमें करना है 0 से t के लिए, ये 0 से t के लिए, ठीक है। ये आपके पास q आ गया, तो q इक्वल टू माइनस आई नॉट, और ओमेगा की जो वैल्यू है जैसे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे भी रख दो आप 2 पाई बाय टी। और अब इसमें लिमिट, मतलब एक बार अपर लिमिट, ये स्मॉल टी की जगह पे आपको कैपिटल टी लेना है, ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अपर लिमिट, लिमिट भी लेने आपको आता होगा, एक बार ये लिखना है, फिर बाद में माइनस देके ये रखना है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे उस तरह से वैल्यू यहाँ पे रखोगे। तो ये लो, अपर लिमिट मतलब कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय टी इंटू, कॉस भी रखना पड़ेगा ना, तो कॉस भी लेंगे यहाँ पे, कॉस 2 पाई बाय टी इंटू 0, ये ले लिया हमने। यहाँ से t और t आपका कैंसिल हो रहा है, cos 2 पाई बच रहा है, तो q इक्वल टू आप ले लो यहाँ पे माइनस आई नॉट, इस t को मैं ऊपर ले जाऊंगा, आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, राइट। cos 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो देखनी है आपको, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, -1 होती है, ये 1 होती है मेरे ख्याल से, तो 1 होती है, आप देख लो। बाकी cos 0 इसका मल्टीप्लाई होगा, तो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1, इसका मतलब चार्ज जो है यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। चार्ज 0 हो रहा है, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, जैसा कि वहां पे हमने देखा था, आई एवरेज दिस वन इज इक्वल टू Q बाई टी, Q अपॉन टी, और Q ही आपका 0 हो रहा है, तो 0 बाई टी, तो ये पूरा का पूरा 0 होगा। तो आप ये समझ लो कि फिर से जैसे कि हमने उसमें डायग्राम में देखा था कि एवरेज वैल्यू करने का मतलब यहाँ से एक पूरा राउंड लगा के अगर आप यहाँ पे पहुँच रहे हो, तो फिर से ये मतलब यहाँ से आप आए 90 पे, 90 से फिर पाई पे, फिर पाई से 3 पाई बाय 2, और फिर यहीं पे, तो एक पूरे कंप्लीट साइकिल करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, 0। क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड जो आप ऊपर डायग्राम में भी हमने देखा था, जितने प्लस में है, जितना अमाउंट AC का प्लस में है, उतने अमाउंट का AC का वैल्यू माइनस में है, ओवरऑल ये क्या कर देगा, एक दूसरे को 0 कर देगा।